नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पैराडाइज कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मूल विधि से पार्ट 1 में आईपीसी और सीआरपीसी के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। ये सभी क्वेश्चन पहले यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीसी क्या है। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड को जो है भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड विधान और उर्दू में जो है ताज-ए-राते हिंद भी कहते हैं, जो कि 1860 में बना था। बात कर लेते हैं आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं और 23 चैप्टर यानी 23 अध्यायों में बटा हुआ है और 1834 में पहला विधि आयोग बनाया गया था यानी फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन बनाया गया था और इसके चेयरमैन जो थे लॉर्ड मैकाले थे और इन्हीं के अध्यक्षता में आईपीसी की ड्राफ्ट तैयार किया गया था और 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून संसद में पारित हुआ था और 1 जनवरी 1862 में यह कानून पूरी तरह से लागू किया गया था। यहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, विश्व का सबसे बड़ा दंडिक संग्रह यानी आईपीसी से बड़ा देश में कोई और दंडिक कानून नहीं है, इसलिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। आईपीसी को जो है लागू करने का मुख्य उद्देश्य जो था कि संपूर्ण भारत में एक ही तरह के कानून को लागू किया जा सके, ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो और आईपीसी कानून के अपराधों के बारे में बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए क्या सजा होगी और जुर्माने की भी जानकारी देता है। अब बात कर लेते हैं सीआरपीसी क्या है। तो सीआरपीसी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी कहते हैं और हिंदी में जो है दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। यह जो है 1973 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 में लागू हुआ। किसी भी प्रकार के अपराध होने के बाद 2 तरह की प्रक्रिया होते हैं जिसे पुलिस किसी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता को मशीनरी रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, जो मुख्य आपराधिक कानून यानी आईपीसी के लिए एक तंत्र प्रदान करती है। प्रक्रियाओं का जो विवरण इस प्रकार है। अपराध की जांच यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, संदिग्धों के प्रति बर्ताव यानी ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्ट और साक्ष्य संग्रह करना यानी एविडेंस कलेक्शन प्रोसेस, या निर्धारित करना कि अपराधी दोषी है या नहीं। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? ऑप्शंस हैं 6 अक्टूबर 1860 से, 6 दिसंबर 1860 से, 1 जनवरी 1861 से और 1 जनवरी 1862 से। तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी जो है 1 जनवरी 1862 से लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है? ऑप्शंस हैं 12 समुद्री मील, 8 समुद्री मील, 12 मील और 8 मील। तो भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है। तो ऑप्शंस हैं 15 वर्ष से ऊपर आयु वाली किसी महिला को और 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला को, 21 वर्ष से ऊपर की आयु वाले किसी महिला को, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला को। स्त्री शब्द जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है, चाहे वह जन्मजात बालिका हो या किसी भी आयु की महिला हो। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला को। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? ऑप्शंस हैं धारा 16 यानी सेक्शन 16, धारा 17 और धारा 18, धारा 19। तो जो भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है भारत को? तो भारत को जो परिभाषित किया गया है धारा 18 में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिए गए हैं? तो जो सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान है आईपीसी की धारा 34 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। तो मैकनाटन का वाद, रेग बनाम गोविंदा, वरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर
और केसी मैथ्यू का वाद। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर जो प्रसिद्ध वाद है वरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त अस्थायी विधि कहां पर लागू होती है? तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 के अधीन धारा 42 में जो है प्रयुक्त अस्थायी विधि भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय दंड संहिता के यानी आईपीसी के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो जो दंडों की व्यवस्था की गई है कुल 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। पहला है मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास जो कि 2 प्रकार की होती है, एक कठिन कठोर श्रम के साथ और दूसरा सादा, और चौथा है संपत्ति का संपहरण, और पांचवा है जुर्माना या अर्थदंड। क्वेश्चन नंबर 9, एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो ऑप्शंस हैं धारा 97, धारा 78, धारा 79, धारा 80। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत जो है मृत्युदंड को निष्पादित करने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त प्राप्त होगी। और धारा 78 यह कहती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय के आदेश के अनुसरण की जाए अपराध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए है भारतीय दंड संहिता की धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। और बी है भारतीय दंड संहिता की धारा यह कहती है कि आत्महत्या का कोशिश एक अपराध है। तो ऑप्शंस हैं केवल बी, केवल ए बी दोनों और ए और बी दोनों नहीं। तो यहाँ जो होगा करेक्ट ऑप्शन ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न अपराधों में किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है? तो ए है धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। बी है धारा 194 ऐसे झूठे सबूत गढ़ने पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। तो ऑप्शन हैं सिर्फ ए और बी दोनों ही नहीं, ए और बी दोनों सिर्फ बी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ बी। भारतीय दंड संहिता की धारा 122 में आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास का प्रावधान है, जबकि धारा 194 के अनुसार ऐसे झूठे साक्ष्य गणना या पेश करना जिनके किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो उसके लिए जो है दोषी को जो है मृत्युदंड का प्रावधान है, अतः केवल बी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, नीतीश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। नंबर 1 युद्ध फैलाने के लिए, दुष्प्रेरण के लिए, राजद्रोह के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा राजद्रोह के लिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का राजद्रोह को परिभाषित करती है। क्वेश्चन 13, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? तो ऑप्शंस हैं 7, 5, 10 और 6। तो जो विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम जो है 5 व्यक्ति आवश्यक होते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित विधि विरुद्ध जमाव के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य किसका अपराधी या दो अपराध का दोषी होता है? तो ऑप्शंस हैं पीछा करने का, आतंक, बलवा या विद्रोह। तो जो दोषी होता है बलवा का दोषी होता है।
जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे सदस्य जो सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा अपराध का दोषी होगा और बलवा के दोषी व्यक्ति को जो है 2 वर्ष की कारावास दंडित किया जा सकता है। क्वेश्चन 15, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन व्याख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की किस धारा में वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन है धारा 154, धारा 153 का, धारा 153 खा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा धारा 153 खा में वर्णन किया गया है। जबकि धारा 153 का में जो है धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संपरिवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य और तथा धारा 154 में जो है उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी के दायित्व का उल्लेख है जिस पर विरुद्ध जमाव किया गया है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? तो ऑप्शंस हैं धारा 159, धारा 160, धारा 161 और धारा 148। तो दंगा को जो है धारा 159 परिभाषित करती है, जबकि धारा 160 में जो है दंगा के लिए दंड और धारा 161 में खत्म हो चुका है और धारा 148 में जो है घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करने के संबंध में उपबंध किया गया। क्वेश्चन 17, लोक सेवक के लोक कृतियों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है, किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो धारा 182, धारा 184, धारा 186 और धारा 188। भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अनुसार जो कोई किसी लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा से बाधा डालेगा वह दोनों में किसी भांति के कारावास से या जिसकी अवधि 3 माह तक हो सकती है या जुर्माने से या 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्वेश्चन 18, मिथ्या साक्ष्य देना का अपराध परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की किसमें परिभाषित है? तो ऑप्शन हैं धारा 181 में, धारा 182 में, धारा 191 और धारा 192 में। तो मिथ्या साक्ष्य देना यानी झूठी साक्ष्य देना भारतीय दंड संहिता की धारा 191 में जो है परिभाषित है, जबकि धारा 192 में जो है मिथ्या साक्ष्य गणना परिभाषित है। क्वेश्चन 19, भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से 374 किन कृत्यों से संबंधित है? अप्राकृतिक अपराध, अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना। तीसरा है हत्या का प्रयास, चौथा है बलात्कार सहित यौन अपराध। तो जो भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से 374 में जो है अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना जो है संबंधित है। क्वेश्चन 20, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यापहरण का उपबंध है? ऑप्शंस है धारा 364, धारा 362, धारा 363 का और धारा 364 का। भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 364 का जो है फिरौती के लिए व्यापहरण यानी किडनैपिंग फॉर रैंसम का उपबंध करती है। क्वेश्चन 21, भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है। ऑप्शंस हैं धारा 378, धारा 391, धारा 380 और धारा 396। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अधीन जो है चोरी परिभाषित है। क्वेश्चन 22, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? ऑप्शंस हैं लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में और उपरोक्त में से सभी में। तो जो है लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 99 ऐसे कार्यों के संबंध में उपबंध करती है जिनको विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है।
तो भारतीय दंड संहिता में, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में, भारतीय संविधान में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महिला की लज्जा भंग करने संबंधी जो है दंडनीय है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसमें जो है 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्वेश्चन 24, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं शरीर से, संपत्ति से, शरीर व संपत्ति दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय दंड संहिता की जो है धारा 97 के अनुसरण में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है शरीर व संपत्ति दोनों से है। क्वेश्चन 25, आईपीसी की धारा 376 किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं दहेज मृत्यु, बलात्कार, हत्या या कन्या भ्रूण हत्या। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 जो है बलात्कार के लिए दंड से संबंधित है और धारा 375 में बलात्संग की 7 परिस्थितियों को बताया गया है जिनमें बलात्संग के अपराध का गठन होता है। क्वेश्चन 26, भारतीय दंड संहिता की यानी आईपीसी की किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शंस हैं धारा 159, धारा 160, धारा 161 और धारा 148। तो जो परिभाषित किया गया है धारा 159 में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन 27, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? तो ऑप्शंस हैं 7 वर्ष, 12 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम 7 वर्ष की सजा देने का प्रावधान है, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। क्वेश्चन 28, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 तक किस विषय से संबंधित हैं? शरारत, जबरन वसूली, आपराधिक विश्वास भंग और छल। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 जो है आपराधिक न्यास विश्वास भंग विषय से संबंधित है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा से है? ऑप्शन है धारा 415, धारा 417, धारा 416, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 417 छल करने के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसके अनुसार जो कोई छल करेगा वह दोनों में किसी भी भांति के कारावास से यानी जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्वेश्चन 23, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? तो खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, अप्राकृतिक अपराध, हत्या का प्रयास, अनुचित निरोध और अनुचित बंधन। तो आईपीसी की धारा 307 का संबंध जो है हत्या के प्रश्न से संबंधित है और दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष तक कारावास और अर्थदंड का उपबंध है। कुछ परिस्थिति में जो है आजीवन कारावास भी हो सकता है। क्वेश्चन 31, निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? ऑप्शंस हैं हत्या, दहेज हत्या, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना और चोरी। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जो है दंडनीय अपराध है। क्वेश्चन 32, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में गहरी चोट या घोर उपहति में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 और 8। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में गहरी चोट में 8 प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन 33, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से लेकर 420 तक का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं शरारत, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वास भंग।
भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 जो है धोखाधड़ी या छल से संबंधित है। क्वेश्चन 34 भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विषय में है। ऑप्शन है हत्या का प्रयास, खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, अप्राकृतिक अपराध, सदोष अवरोध तथा सदोष परिरोध। आईपीसी की धारा 377 में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को अपराध माना गया है, यानी अप्राकृतिक अपराध है। इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपनी इच्छा से पुरुष, महिला या पशुओं के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है तो उसे 10 वर्ष तक कारावास या आजीवन कारावास से दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान है। क्वेश्चन 35 रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है? ऑप्शन हैं अत्याचार, गृह अत्याचार, सेंधमारी, उपयुक्त सभी। उक्त समस्या में रामू ने भारतीय दंड संहिता की धारा 445 के अंतर्गत सेंधमारी यानी गृह भेदन का अपराध किया है। क्वेश्चन 36 निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? ऑप्शन हैं जयदेव बनाम स्टेट, महबूब बनाम एम्परर, आर बनाम प्रिंस, इनमें से कोई नहीं। तो जयदेव बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। क्वेश्चन 37 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी सीआरपीसी 1973 किस दिनांक से लागू हुई? एक ऑप्शन हैं 1 जनवरी 1973, 1 अक्टूबर 1973, 1 जनवरी 1974 और 1 अप्रैल 1974। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 1 अप्रैल 1974 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगी और यह जो है उपबंध संहिता की धारा 1 के 3 में किया गया है। अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई। क्वेश्चन 38 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C परिभाषित करती है, यानी सीआरपीसी की धारा 2C किसको परिभाषित करती है? ऑप्शन हैं अजमानती अपराध, गैर जमानती अपराध, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा यानी सीआरपीसी की धारा 2C में जो है संज्ञेय अपराध को जो है परिभाषित करती है। क्वेश्चन 39 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। ऑप्शन हैं केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा, मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा। तो दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के अंतर्गत जो जांच की जाती है मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा की जाती है। क्वेश्चन 40 बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन हैं 12 घंटे, 24 घंटे, अपराध की स्वीकृति तक, चोरी की गई वस्तु बता देने तक। तो बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा अभिरक्षा में निरुद्ध रखने की अधिकतम अवधि 24 घंटे हो सकती है। क्वेश्चन 41 दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर कौन लेखबद्ध करेगा? तो ऑप्शन हैं थाने का प्रभारी अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, उप निरीक्षक से नीचे का अधिकारी नहीं, महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। तो दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा। क्वेश्चन 42 अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष, सत्र न्यायालय के समक्ष, बी और सी दोनों में के समक्ष। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा अग्रिम जमानत के लिए जो आवेदन है उच्च न्यायालय समक्ष और सत्र न्यायालय समक्ष दोनों के समक्ष किया जा सकता है। क्वेश्चन 43 लोक अभियोजक यानी सरकारी वकील निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है? तो ऑप्शंस हैं जिला जज, जिला मजिस्ट्रेट, डीसी प्रोसिक्यूशंस, पुलिस जिला प्रभारी। तो जो सरकारी वकील है जिला मजिस्ट्रेट के
अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन 44, बंदी को न्यायालय ले जाने व प्रस्तुत करने के लिए हथकड़ी लगाने हेतु किसकी पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है? ऑप्शन है किसी का नहीं, जिलाधिकारी की, उप अधीक्षक की, न्यायालय की। तो किसी जो बंदी को है न्यायालय में हथकड़ी लगाकर लाना या ले जाना या रस्सियों से बांधना उसके प्रति अमानवीय बर्ताव है। उच्चतम न्यायालय ने जो है ऐसा सुनील बत्रा के केस में कहा था। यह भी निर्देश किया नियमित तौर पर किसी बंदी को हथकड़ी लगाकर नहीं रखा जाए। तो न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि केवल आपवादिक परिस्थितियों में हथकड़ी लगाने की स्थिति में पहले न्यायिक अनुमति लिया जाना चाहिए। अतः उक्त निर्णय में जो है ऑप्शन डी यानी सही है, यानी न्यायालय की अनुमति लेना चाहिए। क्वेश्चन 45, डीजी तथा सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मुहर लगी होती है? ऑप्शंस हैं पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, किसी का नहीं। तो जीडी यानी जनरल डायरी तथा सीडी यानी केस डायरी के प्रत्येक पृष्ठ पर पुलिस अधीक्षक की मुहर लगी होती है। क्वेश्चन 46, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा दे सकता है? ऑप्शन हैं 7 वर्ष से अधिक नहीं, 7 वर्ष से अधिक, आजीवन, इनमें से कोई नहीं। तो दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 29(1) के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक के कारावास की दंड की सजा दे सकता है। क्वेश्चन 47, पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है? ऑप्शंस हैं रक्त जांच, डीएनए जांच, ब्रेन मैपिंग, इनमें से कोई नहीं। तो पैतृकता का निर्धारण अब जो है डीएनए जांच के द्वारा जो है संभव है। क्वेश्चन 48, अपराध अन्वेषण में यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है? ऑप्शंस हैं अपराधी की आकृति, अपराधी की संभावित लंबाई, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान, उपरोक्त में से कोई नहीं। अपराध अन्वेषण में जो है डीएनए टेस्ट जो है जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान सिद्ध करता है। अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, उपयुक्त सभी। तो अन्वेषण के दौरान जो है यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है झूठ को पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 50, वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन चुनिए। ऑप्शन है सत्य और निश्चित, मानवीय, सुविधाजनक, उक्त सभी। तो वैज्ञानिक साक्ष्य सत्य और सुनिश्चित होते हैं यानी निश्चित होते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।